कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया, जिनमें से 7 देर रात देश वापस लौट आए हैं। कतर में सभी 8 पूर्व नौसैनिक जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिन्हें कतर सरकार ने कल रिहा कर दिया। देर रात जब देश के 7 पूर्व नौसैनिक कतर से दिल्ली एयरपोर्ट लौटे तो उनके चेहरे पर ठहराव और तसल्ली का भाव था। एयरपोर्ट से बाहर आकर पूर्व अधिकारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर से लौटे पूर्व नौसैनिकों ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया और कहा कि पीएम मोदी नहीं होते तो वो अपने देश कभी नहीं लौट पाते। Without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ऐसा लग रहा था मानो इस दिन का इन सभी को लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन उम्मीद नहीं बंध रही थी। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पहले फांसी और फिर उम्र कैद की सजा से निकलकर ये सब अपने देश में खड़े हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। पूर्व नौसैनिकों ने कहा कि अगर पीएम मोदी कतर के अमीर से बातचीत न करते तो आज का दिन कभी नहीं आता। कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पहले फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हुई और फिर सीधे रिहाई मिल गई, जिसके बारे में खुद नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को भी खबर नहीं थी। लेकिन किसी दूसरे देश में फांसी की सजा से बचाकर अपने पूर्व नौसैनिकों को देश वापस लाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जो इसे सुनिश्चित करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के कतर के अमीर के साथ व्यक्तिगत संबंध इस जीत के पीछे की बड़ी वजह है। जहां कूटनीतिक मोर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला, तो वहीं पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए नाजुक बातचीत पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने की। एनएसए डोवाल ने इस दौरान कतर की राजधानी दोहा की कई गुप्त यात्राएं की ताकि कतर के शासक इस मामले में भारत के पक्ष को समझ पाएं। हालांकि 8 पूर्व नौसैनिकों में एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर से भारत नहीं लौटे हैं। हालांकि उनके घर वालों ने उनकी रिहाई की पुष्टि करते हुए बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे। एक तरफ कतर में पूर्व नौसैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार अपनी कूटनीति पर काम कर रही थी। इसी कूटनीति के तहत अगस्त 2023 में खाड़ी देशों की अच्छी समझ रखने वाले विपुल को कतर में राजदूत बनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारे निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ही दिए गए। इसके साथ ही सरकार ने कतर में कानूनी मामले देख रही कंपनी को बदल दिया और कतर की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता अपनाया। साइलेंट डिप्लोमेसी के तहत एनएसए अजीत डोवाल और भारतीय वार्ताकारों ने कतर के अमीर के करीबियों से संपर्क किया, क्योंकि अदालत से मिली फांसी की सजा को सिर्फ और सिर्फ कतर के अमीर ही पलट सकते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की सीधी मुलाकात की रणनीति बनाई गई। और दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान 1 दिसंबर 2023 को दोनों नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात तय हुई। इस दौरान भारत में पहले डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय और फिर ईडी ने कतर एयरवेज को टैक्स मामलों से जुड़े नोटिस दिए। कतर एयरवेज को अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस दिया गया। इन नोटिस की वजह से ही कतर सरकार पर भारत के साथ नरम रवैया अपनाने का दबाव बढ़ा। इतना ही नहीं, रिहाई से कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भारत ने कतर के साथ 78 अरब डॉलर की गैस डील की। इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मोदी सरकार ने 8 भारतीयों की रिहाई के लिए कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक गोटियां भी सही से सेट की थी। कतर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 8 नौसैनिकों को यह खबर तक नहीं मिली थी कि वो रिहा होने वाले हैं, लेकिन फांसी की सजा के ऐलान के बाद से ही भारत सरकार उनकी रिहाई कराने में जुटी हुई थी और कामयाब भी हुई। कतर की सरकार ने सजायाफ्ता 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और कूटनीति का लोहा मनवा दिया। मौत की सजा और उम्र कैद को रिहाई में बदलना अब से कुछ महीनों पहले तक नामुमकिन था, लेकिन इस मामले में पीएम मोदी के निजी दखल ने ये साफ कर दिया कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के हित और अधिकार के लिए कितनी गंभीर है। उनके कार्यकाल में
वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कतर सरकार के फैसले का स्वागत किया। Extremely gratified about it and appreciate deeply the gesture of the Emir of Qatar for the release and continue to work on the return of the 8th International. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि 8वें पूर्व नौसैनिक की देश वापसी के लिए भी सरकार कतर के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी खुद कतर में सजायाफ्ता पूर्व नौसैनिकों से जुड़े पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे थे। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते साल अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत और कतर सरकार ने इन आरोपों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर में रह रहे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। ये सभी कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया। 8 भारतीयों पर साल 2023 के मार्च में जासूसी के आरोप तय किए गए और 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई। पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत ने अपील की थी, जिस पर 20 और 23 नवंबर को कतर की कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई हुई। फिर 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए एक काउंसलर एक्सेस मिला। 7 दिसंबर को एक बार फिर कतर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 को कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा को बदल दिया। कतर में मिली कूटनीतिक कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद यानी 14 फरवरी को कतर जाएंगे और वहां के अमीर से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं। 14 फरवरी को वो अबू धाबी में पहले भारतीय मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये हिंदू मंदिर शेख जायद हाईवे पर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है और उद्घाटन के बाद मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर जाएंगे। अबू धाबी में यह पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका निर्माण बीएपीएस संस्था के द्वारा कराया गया है और इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस वक्त मैं अबू धाबी के इसी हिंदू मंदिर के परिसर में मौजूद हूं, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को होना है और नागर शैली में यह मंदिर बनकर इस वक्त तैयार है। सबसे पहले आपको इस मंदिर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। खास तस्वीरें हैं और इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको राम मंदिर की झलक भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, क्योंकि अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक जिस तरह से सनातन का सूर्योदय हो रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि यह मंदिर काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके बाद से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में और इसके साथ ही साथ जिनकी आस्था है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आने वाले हैं और खासतौर पर जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए एक ऐसा ये धार्मिक स्थल बनकर तैयार है जहां पर आध्यात्मिकता के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है उसका झलक भी मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से राज्यपाल ने मुलाकात की। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में स्थानीय महिलाएं टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। कांग्रेस से निष्कासन के बाद प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। नेतृत्व को अयोग्य करार देते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो इस देश का सम्मान क्या। महाराष्ट्र में जल्द ही मराठा आरक्षण दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के विदेश सत्र में आरक्षण पर प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग के सर्वे रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा रोकने की याचिका पर हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। अब अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है।